Good morning, class. Today we are going to complete the second part of the chapter, The Sound of Music by Deborah Cowley. We have already completed its first part. The first part was Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. So today we are going to complete the second part, that is the Shehnai of Bismillah Khan. So let's begin our chapter. Before you read, do you know these people? What instruments do they play? So here in the picture there are few peoples are given. The pictures of few peoples are given. You have to find out the name of the given people or the given personality's name and the instruments that do they play. सो आपको इन पिक्चर्स में दिए हुए इन पर्सनालिटीज़ के नेम्स को फाइंड आउट करना है और उन इंस्ट्रूमेंट्स के नेम को फाइंड आउट करना है जो वो प्ले कर रहे हैं. Think of the Shehnai, and the first thing you'll probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. Okay, so in the second point, think of the Shehnai. Shehnai के बारे में सोचिए. And the first thing that the thing you will probably imagine, और जो पहली चीज़ होगी जो आप इमेजिन करेंगे शायद वो क्या है, वो है एक वेडिंग या सिमिलर ओकेजन और फंक्शन. उसकी पिक्चर आप इमेजिन करोगे जैसे ही आप शहनाई को सुनोगे या शहनाई के बारे में सोचोगे. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और जो दूसरी चीज़ होगी वो शायद होगी बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, हु वॉज द फेमस शहनाई मेस्ट्रो. मेस्ट्रो मीन्स म्यूजिशियन playing this instrument. So Bismillah Khan was famous Shehnai player. So this chapter is about the famous personality, the popular personality, the well-known personality Bismillah Khan. So let's begin. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. So Emperor Aurangzeb, who was a Mughal emperor, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुंगी जो कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसे बैन कर दिया. बैन मीन्स फॉरबिड और प्रतिबंध लगाना. सो उन्होंने पुंगी को प्ले करने पे बैन लगा दिया. वेयर इन द रॉयल रेसिडेंट, उनके शाही रेसिडेंस में जहाँ वो रहते थे वहाँ पे उन्होंने बैन लगा दिया, क्योंकि उसका जो साउंड था वो बहुत अनप्लेजेंट था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था उस पुंगी का साउंड. That's why he banned the playing of that musical instrument. Pungi became the generic name for reeded noise makers. Reeded का मतलब होता है प्लांट, और ये कह सकते हो रीड का मतलब कि ऐसी कोई स्टेम या ऐसी कोई डिवाइस जिसमें होल्स होते हैं और उन होल्स में ब्लो करने से वॉइस या साउंड क्रिएट होता है. ठीक है, जैसे फ्लूट है और शहनाई है, पुंगी है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स कैसे हैं, रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि इनके सेंटर पे या उनकी बॉडी पे होल्स होते हैं. ओके, रीडेड विंड इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव रीड्स लाइक द फ्लूट, द क्लैरिनेट एट्सेट्रा. सो ऐसे विंड इंस्ट्रूमेंट्स या ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें रीड्स होते हैं, होल्स होते हैं और उनमें ब्लो करने से आवाज़ निकलती है या साउंड क्रिएट होता है. ओके, उसे कहते हैं रीडेड नॉइस मेकर्स. सो पुंगी जेनरिक नेम था. जेनरिक नेम मीन्स अ नेम गिवन टू अ क्लास और अ ग्रुप एज अ होल, किसी ग्रुप या क्लास को दिया हुआ नेम. सो जितने भी रीडेड नॉइस मेकर्स होते थे, रीडेड इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, विंड इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, उनका एक जेनरिक नेम था पुंगी. उन सभी को पुंगी कहते थे. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ लोगों का ऐसा सोचना था. रिवाइव मतलब होता है ब्रिंग टू लाइफ अगेन, फिर से लाइफ में आना. कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि कोई तो होगा जो इन रीडेड नॉइस मेकर्स को या पुंगी को फिर से रिवाइव करेगा, फिर से लेके आएगा, क्योंकि पहले तो वो बैंड था. अ बाबर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, एक प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की एक फैमिली थी. उनमें या उनके घर में एक बार्बर था. Who had access to the royal palace, जो रॉयल पैलेस में जाया करता था. That person or that barber decided to improve the tonal quality of the pungi. उस बाबर ने, जो कि एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली को बिलोंग करता था, उसने डिसाइड किया कि वो पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है
because earlier the sound was unpleasant, so he decided to improve the tonal quality of the pungi. So उसने डिसाइड किया कि वो पुंगी की जो टोनल क्वालिटी है, उसका जो साउंड है उसको इम्प्रूव करेगा, उसे पहले से बेटर करेगा. ही चोज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम. उसने एक पाइप ली जिसमें नेचुरल हॉलो स्टेम, वो अंदर से खोखली थी, विथ दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पुंगी, जो पुंगी से लेंथ वाइज भी ज़्यादा थी और ब्रेथ वाइज भी, मीन्स लॉन्गर थी और ब्रॉडर थी अगर उसे कंपेयर किया जाए पुंगी से तो. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उसने क्या किया, उस पुंगी पे या उस स्टेम पे जो उसने लिया था हॉलो स्टेम, उस पे 7 होल्स किए उसकी उस पाइप पे. व्हेन ही प्लेड ऑन इट, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. उस बाबर ने जब उसको प्ले किया तो कुछ होल्स को उसने क्लोज किया वाइल प्लेइंग दैट इंस्ट्रूमेंट. ही क्लोज्ड एंड ओपनड द होल्स वन बाय वन. एक एक करके उसने कुछ होल्स को क्लोज किया, फिर ओपन किया. ऐसे करके जब उसने उसको प्ले किया, सो उससे एक बहुत ही सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हुआ. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड. उस बाबर ने क्या किया, उस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल फैमिली के सामने, उन रॉयल्टी या रॉयल पीपल्स के सामने, मीन्स शाही दरबार में उसने जाके उसे प्ले किया. एंड एवरी वन वॉज इम्प्रेस्ड, और सभी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी. वो इंस्ट्रूमेंट पुंगी से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था. डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. और क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था वो इंस्ट्रूमेंट, तो उसे एक नया नाम देना था. एज द स्टोरी गोज़, जैसा कि स्टोरी कहती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर, क्योंकि पहली बार वो शाह के चैम्बर में या शाह के दरबार में उसको प्ले किया गया. एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और एक बार्बर, जिसे हिंदी में नाई कहते हैं, एक बार्बर के थ्रू उसे प्ले किया गया. इसीलिए उस इंस्ट्रूमेंट का नाम या इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया शहनाई. शाह फॉर द शाह's चैम्बर एंड नाई फॉर द बार्बर. शहनाई. ओके, हियर इन द पिक्चर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द पुंगी एंड द शहनाई. Okay, now the sound of the Shehnai began to considered auspicious. Auspicious means promising to bring good fortune, शुभ या गुड लक लाने वाली. सो अब शहनाई का जो साउंड था वो कैसा कंसीडर किया जाने लगा, ऑस्पिशियस, काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाने लगा उसके साउंड को. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड is an indispensable component. Indispensable means without which a piece of work cannot be done. ऐसा कोई चीज़ या ऐसी कोई चीज़ जिसके बिना कोई काम कंप्लीट नहीं हो सकता, पूरा नहीं हो सकता. सो यही रीज़न है क्योंकि शहनाई के साउंड को शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है. सो यही रीज़न है कि आज भी टेम्पल्स में उसे प्ले किया जाता है एंड इज़ एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. और नॉर्थ इंडिया में जितने भी वेडिंग्स होती हैं वहाँ पे विदाउट शहनाई उस शादी को या उस फंक्शन को कंप्लीट नहीं माना जाता है. सो हर एक फंक्शन में शहनाई ज़रूर प्ले की जाती है बिकॉज उसे ऑस्पिशियस माना जाता है, बिकॉज इट इज़ कंसीडर्ड ऑस्पिशियस. नाउ इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. So past में शहनाई को नौबत का एक पार्ट माना जाता था, या शहनाई जो थी वो नौबत का एक पार्ट थी. नौबत क्या है? नौबत मीन्स ट्रेडिशनल ensembles. ensembles का मतलब होता है थिंग्स कंसीडर्ड एज अ ग्रुप. ओके, जो रॉयल कोर्ट्स होते थे, जो शाही दरबार था उस समय का, वहाँ पे 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक ग्रुप था. ओके, 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक ग्रुप था जिसे कहा जाता था नौबत. तो उन 9 इंस्ट्रूमेंट्स में से शहनाई वॉज वन ऑफ देम. उनमें से शहनाई भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट थी जो शाही दरबार के नौबत में शामिल थी. ओके, सो व्हाट इज़ नौबत? नौबत इज़ अ ट्रेडिशनल ensemble of 9 instruments found at royal courts. शाही दरबार में 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का एक ग्रुप बनाया गया था जो शाही दरबार में प्ले किया जाता था. उन 9 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से शहनाई एक थी.
टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स. आज भी सिर्फ उसे टेम्पल्स और वेडिंग्स में यूज़ किया जाता है. टिल रिसेंटली, आज तक इसे सिर्फ टेम्पल मीन्स अब किसी शाही दरबार में उसे प्ले नहीं किया जाता, सिर्फ टेम्पल्स में, मंदिरों में और शादियों में इसका यूज़ किया जाता है. द क्रेडिट for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. शहनाई को क्लासिकल स्टेज तक ले आने का जो क्रेडिट है, जो श्रेय है, वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ही थे जो शहनाई को क्लासिकल स्टेज तक लेकर के आए. एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खां played गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार. जब बिस्मिल्लाह खां 5-year-old के थे तब वो गिल्ली डंडा खेला करते थे नियर अ पॉन्ड. एंशियंट स्टेट था बिहार में जिसका नाम था डुमराव. बिहार के डुमराव में एक पॉन्ड था, एक तालाब था, उसी के पास बिस्मिल्लाह खां जब 5 years के थे तब गिल्ली डंडा खेला करते थे. गिल्ली डंडा एज अ टाइप ऑफ अ स्पोर्ट्स, एक गेम है, राइट. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg. So, वो कहाँ जाते थे? He would regularly go to nearby Biharji temple. वो कंटिन्यू रेगुलरली उस पास में ही एक बिहारी जी का टेम्पल था, वहाँ वो जाया करते थे और वहाँ जाके भोजपुरी चैता सिंग किया करते थे, गाया करते थे. और एंड में उन्हें वो क्या अर्न करते थे, उन्हें इन रिटर्न क्या मिलता था चैता सिंग करने के बाद? उन्हें 1.25 kg का लड्डू मिला करता था. अ प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा. और वो प्राइज़ 1.25 kg का जो लड्डू हुआ करता था वो वहाँ के जो लोकल महाराजा हुआ करते थे वो उसे दिया करते थे एज अ प्राइज़. दिस हैपेंड 80 years ago. ये सब 80 years पहले की बात थी. And the little boy was travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. Means before 80 years, 80 years पहले Bismillah Khan, when he was 5 years old, he earned 1.25 kg weighing laddu as a prize. आज से 80 years पहले वो 1.25 kg का एक लड्डू उन्होंने एज अ प्राइज़ अर्न किया था. एंड आफ्टर 80 years ये जो लिटिल बॉय था अब वो एक अब उन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड तक अर्न कर लिया है. ओके, दैट इज़ भारत रत्ना. क्योंकि बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न अवॉर्डी हैं, उन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. So, Bismillah Khan का जन्म हुआ 21st March 1916 को एंड ही बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार. बिहार के एक वेल नोन म्यूजिशियन फैमिली को बिलोंग करते थे. उनकी फैमिली संगीतज्ञों की फैमिली थी, म्यूजिशियंस की फैमिली थी. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर कोर्ट्स किंग्स कोर्ट. बिस्मिल्लाह खां के जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम था रसूल बख्श खां. वो शहनाई नवाज थे एट द भोजपुर किंग्स कोर्ट. भोजपुर के जो किंग का जो दरबार था वहाँ पे वो क्या थे? वहाँ पे वो थे शहनाई नवाज. ओके, मीन्स वहाँ पर वो शहनाई प्ले किया करते थे. हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स. उसके फादर मीन्स बिस्मिल्लाह खां जी के फादर पैगम्बर बख्श और उनके बाकी के पैटर्नल एंसेस्टर्स होते हैं मदर के साइड की जितनी भी फैमिली होती है, और पैटर्नल का मतलब होता है फादर के साइड. सो पैटर्नल एंसेस्टर्स का मतलब है कि उसके फादर के साइड के जितने भी उनके पूर्वज थे, लाइक फादर, ग्रैंडफादर, अंकल, राइट, पैटर्नल साइड के. सो वो सभी बहुत ही ग्रेट शहनाई प्लेयर थे. सो ही बिलोंग्स टू अ शहनाई प्लेयर फैमिली. द यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन लाइफ. इस यंग बॉय ने, बिस्मिल्लाह खां जब यंग बॉय थे तब उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ में ही म्यूज़िक को चुन लिया था. एट द एज ऑफ 3 when his mother took him
to his maternal uncle's house in Benares, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the shehnai. So जब बिस्मिल्लाह खां 3 इयर्स के थे तब उनकी मदर उन्हें उनके मैटरनल अंकल मीन्स उनकी मदर के साइड के, जिन्हें कहते हैं मामा, मैटरनल अंकल मीन्स मामा, मदर के ब्रदर, माँ के जो भाई होते हैं उन्हें कहते हैं मैटरनल अंकल. सो जब बिस्मिल्लाह खां 3 इयर्स के थे तब उनकी मदर उन्हें उनके मैटरनल अंकल के घर, जो कि बनारस में है, अब हम बनारस को वाराणसी के नाम से जानते हैं, सो बनारस लेके गई. और वहाँ पे बिस्मिल्लाह खां बहुत ज़्यादा अमेज्ड होते थे, फैसिनेट होते थे वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई. जब उसके अंकल शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे तब वो बहुत खुश हो जाया करते थे. सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनी हिज अंकल. जल्द ही बिस्मिल्लाह खां ने अपने अंकल का साथ देना शुरू कर दिया, उनके साथ शहनाई प्ले करना शुरू कर दिया. अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई. और वो कहाँ पे अकम्पनी किया उन्होंने या कहाँ साथ दिया? अली बख्श उन्होंने सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनी हिज अंकल अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई. ओके, सो बिस्मिल्लाह खां जल्द ही अपने अंकल अली बख्श का साथ देने लगे शहनाई प्ले करने में, और वो भी कहाँ पे? बनारस के विष्णु टेम्पल में, जहाँ पे अली बख्श का काम था या उनका ये वर्क था, वो एम्प्लॉयड थे, वो उनका काम था शहनाई प्ले करना विष्णु टेम्पल में. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड. अली बख्श विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाया करते थे एंड बिस्मिल्लाह खां वहाँ पे बैठ करके, कैप्टिवेटेड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, बिल्कुल उसी में खोए रहना. वो कई आवर्स तक उनके उस शहनाई प्ले के या शहनाई के साउंड में, उसकी म्यूज़िक में खोए रहते थे कई घंटों तक. ओके, स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट्स. धीरे धीरे बिस्मिल्लाह खां ने इस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने के लेसन सीखने शुरू कर दिए कि इसे कैसे प्ले किया जाता है. एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. और पूरे दिन बैठ के बस प्रैक्टिस किया करते थे. फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. फॉर ईयर्स टू कम, कई ईयर्स के बाद टेम्पल ऑफ बालाजी और मंगला मैया का जो टेम्पल था एंड द बैंक ऑफ गंगा, और गंगा मैया का जो किनारा था, वो इस यंग अप्रेंटिस का मतलब होता है लर्नर, ओके, या अ पर्सन लर्निंग अ ट्रेड फ्रॉम अ स्किल्ड एम्प्लॉयर. जब कोई कुछ सीखता है, ओके, लर्नर उसे कहते हैं. सो बहुत जल्दी कुछ ही ईयर्स में वो एक अप्रेंटिस बन गया था. वो शहनाई को लर्न करने लगे थे, और उनका प्लेस कहाँ हुआ करता था, वो कहाँ बैठ के लर्न किया करते थे, कहाँ पे सीखा करते थे? बालाजी टेम्पल, मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक ऑफ गंगा रिवर के किनारे बैठ के वो सॉलिट्यूड में, सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत, आइसोलेशन या सॉलिट्यूड या एकांत में बैठ के वो प्ले किया करते थे. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. So, वो जो गंगा रिवर का जो वाटर जब फ्लो करता था, तो वो गंगा रिवर बिस्मिल्लाह खां को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती थी. उसका जो साउंड था गंगा रिवर का, वो उसे इंस्पायर करता था और इंस्पायर हिम टू इम्प्रोवाइज. Okay, so improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. So, गंगा रिवर के किनारे बैठ के जब बिस्मिल्लाह खां उसे प्ले करते थे, मीन शहनाई प्ले किया करते थे, तो गंगा का रिवर या गंगा रिवर का जो साउंड था उसके फ्लो का, वो उसे इंस्पायर करते थे, या वो साउंड बिस्मिल्लाह खां को इंस्पायर करता था कि वो इम्प्रोवाइज़ करें. इम्प्रोवाइज़ का मतलब होता है बिना किसी प्रिपरेशन के सडनली कोई चीज़ परफॉर्म करना, इम्प्रोवाइज. एंड इन्वेंट रागाज, इन्वेंट का मतलब होता है टू क्रिएट अ डिज़ाइन या इन्वेंट करना किसी चीज़ को. यहाँ पे इन्वेंट, वैसे इन्वेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज करना, बट यहाँ पे इन्वेंट का मतलब है क्रिएट करना. सो वो किस चीज़ से इंस्पायर होते थे कि वो नए नए राग को इन्वेंट करें,
जो पहले शहनाई के रेंज के बहुत दूर थे, मीन्स शहनाई से वैसे राग क्रिएट नहीं किए गए थे जैसा राग और जैसा डिज़ाइन या जैसा क्रिएशन बिस्मिल्लाह खां ने वो बैंक ऑफ रिवर पे बैठ के किया था. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 की एज में बिस्मिल्लाह खां अपने अंकल को अकम्पनी किया, उन्होंने साथ दिया इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में. एट द एंड ऑफ हिज रेसाइटल, जब उनका वो सिंगिंग, उनका वो रेसाइटल म्यूज़िकल परफॉर्मेंस फिनिश हुआ, एंड हुआ, उस्ताद फैयाज़ खान पैटेड द यंग बॉयज़ बैक. उसके बाद जब वो फिनिश हुआ उनका वो रेसाइटल, उनका म्यूज़िकल परफॉर्मेंस, तो उस्ताद फैयाज़ खान ने उस यंग बॉय मीन्स यंग उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बैक को पैट किया, थपथपाया और बोला, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. हार्ड वर्क करो और तुम ज़रूर कर लोगे. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक. सो जब ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में 1938 में ओपन हुआ, उस टाइम पे बिस्मिल्लाह खां को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला. ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. बहुत ही जल्द वो सुने जाने वाले या अक्सर सुने जाने वाले शहनाई प्लेयर्स में एक हो गए. मीन्स वो रेडियो पे, ऑल इंडिया रेडियो पे अपनी शहनाई को प्ले किया करते थे और बहुत पॉपुलर हो गए थ्रू ऑल इंडिया रेडियो. तो वो उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक था. When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई. जब पहली बार 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, और इंडिया ने गेन किया था 15 अगस्त 1947 को जो इंडिपेंडेंस गेन किया, बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन. बिस्मिल्लाह खां वो पहले इंडियन थे जो नेशन से शहनाई के थ्रू मिले. ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई. सो बिस्मिल्लाह खां पहली बार नेशन से 15 अगस्त 1947 को अपनी शहनाई के थ्रू मिले. उन्होंने शहनाई प्ले किया रेड फोर्ट में. Okay, he poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. So 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खां फर्स्ट टाइम, वो फर्स्ट इंडियन थे जो पहली बार नेशन से आफ्टर द इंडिपेंडेंस अपनी शहनाई के थ्रू मिले. उन्होंने रेड फोर्ट से ऑडियंस के सामने, वहाँ पे उन ऑडियंस में महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, इंक्लूडेड थे. सो वहाँ उन्होंने राग काफ़ी प्ले किया. ये एक तरह का राग है. सो उन्होंने अपने शहनाई के थ्रू राग काफ़ी को प्ले किया और उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपना फेमस ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच दिया रेड फोर्ट से. बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्लाह खां ने बहुत से मेमोरेबल याद किए जाने वाले परफॉर्मेंसेस इंडिया में और अब्रॉड में. इंडिया में भी उन्होंने परफॉर्म किया और फॉरेन कंट्रीज़ में भी परफॉर्म किया. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. So first time जब वो फॉरेन कंट्री में गए तो उनका फर्स्ट अब्रॉड कहाँ का था? हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू, फर्स्ट टाइम जब वो फॉरेन गए तो पहली बार उनका ट्रिप था अफ़गानिस्तान का. वेयर किंग ज़हीर शाह, जहाँ के किंग ज़हीर खां वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए इस म्यूज़िशियन से. मैस्ट्रो मतलब होता है म्यूज़िशियन. सो इस बिस्मिल्लाह खां जो फेमस म्यूज़िशियन थे उससे इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने उन्हें प्राइसलेस गिफ्ट्स दिए, पर्सियन कार्पेट्स दिए और बहुत से सोवेनर्स मीन्स थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ प्लेस, पर्सन और इवेंट. किसी जगह की याद में, किसी इवेंट की याद में दिए गए गिफ्ट्स को, ठीक है, मेमोरेंडम भी जिसे कहते हैं. सो किसी की मेमोरी में, किसी जगह की मेमोरी में, किसी इवेंट की मेमोरी में दिया गया कोई गिफ्ट. सो उन्होंने बहुत से प्राइसलेस गिफ्ट्स बिस्मिल्लाह खां को दिया. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. किंग ऑफ अफगानिस्तान एक अकेले ऐसे पर्सन नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खां की म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुए, इम्प्रेस्ड हुए.
Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called Goonj Uthi Shehnai. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट तो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे बिस्मिल्लाह खां के प्ले को सुनने के बाद एक फेस्टिवल में कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही उनके उस फेमस इंस्ट्रूमेंट के नाम पे रख दिया और उस फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वॉज अ हिट. वो फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हुई थी एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कॉम्पोजिशन. और उस फिल्म का एक सॉन्ग था, एक कॉम्पोजिशन था, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर. वो सॉन्ग नेशन वाइड मीन्स पूरे नेशन में बहुत ज़्यादा चार्ट बस्टर मीन्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया. ओके, फेमस सॉन्ग था वो. चार्ट बस्टर मीन्स रिकॉर्ड ब्रेकर, जिस ऐसा सॉन्ग जो बहुत पॉपुलर हो गया हो और उसने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए हों. सो वो गाना चार्ट बस्टर था, दिल का खिलौना टूट गया, जो बिस्मिल्लाह खां की ही कॉम्पोजिशन थी. Despite this huge success in the celluloid word, celluloid means old fashioned way of referring to films. पहले के टाइम पे जो फिल्म्स होती थी उन्हें celluloid वर्ड कहा जाता था. सो पुराने ज़माने का जो टाइम था, जो celluloid वर्ड था, उस पर सक्सेस, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन celluloid वर्ड. सो टेलीविज़न की दुनिया में या सेलुलॉइड वर्ड में उन्होंने जो सक्सेस हासिल की थी, बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक were limited to two. Ventures means projects that often involve risk. So ऐसे projects जो अक्सर risk जिसमें होता है. So इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन करने के बाद भी सेलुलॉइड वर्ड में, टेलीविज़न के वर्ड में बिस्मिल्लाह खान ने सिर्फ दो ही फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू टू, सिर्फ दो ही मूवीज़ थी जिनमें उन्होंने अपना म्यूज़िक दिया. विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर सनादी अपन्ना. सो इतनी पॉपुलैरिटी टेलीविज़न लाइफ में या टेलीविज़न वर्ड में उन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि अगर वो चाहते तो फेमस म्यूजिशियन म्यूज़िक या फिल्म लाइन में बन सकते थे, बट स्टिल उन्होंने सिर्फ दो मूवीज़ में ही अपनी परफॉर्मेंस दी, अपना काम किया. पहली मूवी थी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और दूसरी थी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ मूवी या कन्नड़ प्रोजेक्ट सनादी अपन्ना. I just can't come to terms with the artificially and glamour of the film world, he says with emphasis. बिस्मिल्लाह खान ने एम्फेसिस करते हुए, प्रेशर डालते हुए एक बार बोला था, फोर्सफुली बोला था. एम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज़ पे ज़ोर लगा के कहना. ओके, सो उन्होंने बोला था कि आई जस्ट कांट कम टू, मैं यहाँ पे इस आर्टिफिशियल और ग्लैमर फिल्म वर्ल्ड की लाइफ के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ उसके लिए काम नहीं कर सकता. मीन्स वो फिल्म सिटी में या फिल्म लाइन में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था. अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट. जितना भी अवार्ड्स और जो पहचान थी वो उनके पास बहुत जल्दी आई. बिस्मिल्लाह खां Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. So Bismillah Khan वो फर्स्ट इंडियन थे जिन्हें लिंकन सेंटर हॉल में, जो कि यूएसए में था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, वहाँ पे उन्हें इनवाइट किया गया था परफॉर्म करने के लिए. सो ही वॉज अ फर्स्ट इंडियन to perform or to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in USA. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. So, उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट किया, ओसाका ट्रेड फेयर में भी पार्टिसिपेट किया. सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम. और वो इंटरनेशनली भी इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए कि तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम भी उनके नाम पे रख दिया गया. द नेम वॉज तेहर मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. सो he gained the popularity internationally, not only the nationwide, वो internationally popular हो गए थे. National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him. So उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, पद्म विभूषण एंड पद्म विभूषण.
In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award. इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, दैट इज़ भारत रत्न, उससे भी उन्हें अवार्ड किया गया या उन्हें अवार्ड दिया गया इन 2001 में. With the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, coveted means much desired. So, ये जो भारत रत्न है, ये मच डिज़ायर्ड और कोवेटेड अवार्ड है जो उन्हें मिला था, और उनकी जो आइज़ थी उस रेयर हैप्पीनेस से, क्योंकि ये बहुत ही रेयर लोगों की किस्मत में होता है या बहुत रेयरली होता है कि किसी को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाता है. सो उस हैप्पीनेस के साथ, उस रेयर हैप्पीनेस के साथ उन्होंने कहा था दैट ऑल आई वुड लाइक टू से इज़ टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music. So उन्होंने बहुत ही खुशी के साथ बोला था कि आप सभी को, all I would like to say, मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे कि आप सभी अपने बच्चों को म्यूज़िक टीच कीजिए, म्यूज़िक सिखाइए. ये हिंदुस्तान का बहुत ही रिच ट्रेडिशन है. आज तो इवन वेस्टर्न, जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं, वो भी हमारी कंट्री में म्यूज़िक लर्न करने के लिए आते हैं. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. Okay, so in spite of having traveled all over the world, पूरी दुनिया को ट्रैवल करने के बाद भी खान साहब, क्योंकि बिस्मिल्लाह खां का को जनरली किस नाम से बुलाया जाता था, खान साहब के नाम से. सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब इज़ एज ही फॉन्डली कॉल्ड, उन्हें खान साहब बुलाया जाता था. सो पूरी दुनिया में ट्रैवल करने के बाद इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव. वो बहुत ही ज़्यादा फॉन्ड थे, बहुत ही ज़्यादा वो किस चीज़ से प्यार करते थे, किस जगह से प्यार करते थे, वो था उनका बनारस. और बनारस उनका मैटर्नल अंकल का घर था जहाँ पे उन्होंने शहनाई प्ले करना सीखा. एंड डुमराव, ओके, उनका जो बर्थ प्लेस था, उनके पैटर्नल साइड का जो घर था वो है डुमराव, बिहार. सो वो बनारस और डुमराव से बहुत ज़्यादा उनका लगाव था. एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड. और उनके लिए पूरी दुनिया ट्रैवल करने के बाद भी इस वर्ल्ड के सबसे वंडरफुल टाउन्स थे बनारस और डुमराव. A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA. एक बार बिस्मिल्लाह खां के एक स्टूडेंट ने उन्हें सजेस्ट किया कि उन्हें यूएसए में उनका शहनाई स्कूल ओपन करना चाहिए. मीन्स उनके स्टूडेंट ने उनसे रिक्वेस्ट की बिस्मिल्लाह खां से कि वो यूएसए में उनका शहनाई स्कूल ओपन करें. एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर. और उस स्टूडेंट ने ये भी प्रॉमिस किया कि वो यूएसए में बनारस जैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे, रिक्रिएट करेगा. एंड रेप्लिकेटिंग का मतलब होता है रिपीट करना. वहाँ पे वैसे बहुत से जैसे कि बनारस क्या है, बनारस टेम्पल्स का शहर है, राइट. वहाँ पे बहुत से टेम्पल्स हैं. रेप्लिकेट का मतलब होता है टू कॉपी करना. सो बनारस के जो टेम्पल्स हैं उन्हें कॉपी करके उस स्टूडेंट ने बोला था कि वो यूएसए में वैसा ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा और वहाँ पे बहुत से टेम्पल्स बनाएगा, रेप्लिकेट करेगा, कॉपी करेगा बनारस से. इट मीन्स ही वॉज रिक्वेस्टिंग टू बिस्मिल्लाह खां, वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप यूएसए में भी जा कर के शहनाई स्कूल ओपन करें और मैं आपको बनारस जैसा वहाँ पे एक माहौल दूंगा. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. लेकिन खान साहब ने बहुत ही स्मार्टली उस स्टूडेंट को बोला कि ओके, तुम बनारस जैसा एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट तो कर दोगे, बट क्या तुम रिवर गंगा को वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, रिवर गंगा को क्या वहाँ ले जा सकते हो. Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. फिर बाद में उन्हें याद किया जाता है, he is remembered to have said, उन्हें याद किया जाता है इस बात के लिए कि उन्होंने एक बार कहा था कि यही कारण है, दैट इज़ वाई whenever I am in a foreign country, जब मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ, I keep yearning to see
हिंदुस्तान। मैं क्या करता हूँ, यर्निंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। सो खान साहब कहते हैं कि जब मैं फ़ॉरेन में होता हूँ तो मेरी डिज़ायर होती है, मेरी इच्छा होती है कि मैं हिंदुस्तान देखूँ। जब मैं मुंबई में होता हूँ, वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड होली गंगा। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं सिर्फ बनारस और उस पवित्र गंगा, उस होली गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव। तो मैं डुमराव के उन यूनिक मठ को याद करता हूँ। यूनिक मतलब जो सिंगल हो, एक अकेला, राइट। सो उन यूनिक मठ को याद करता हूँ जो डुमराव में है। इट मीन्स जब वो फॉरेन में हैं तो वो इंडिया को याद करते हैं, जब वो मुंबई में होते हैं तब वो बनारस को याद करते हैं, और जब वो बनारस में होते हैं तो डुमराव को याद करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. सो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज का, क्योंकि वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट्स, डिवोट का मतलब होता है बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ रिलीजन एंड ओबेइंग इट्स लॉ एंड फॉलोइंग इट्स प्रैक्टिसेस। डिवोट का मतलब होता है अपने धर्म, अपने रिलीजन को बहुत ही कट्टरता से फॉलो करना, हर एक रूल्स को बहुत ही अच्छे से फॉलो करना, प्रैक्टिस करना। सो बिस्मिल्लाह खां जो थे वो एक डिवोट मुस्लिम थे। वो मुस्लिम्स के जितने भी धर्म थे, जितने भी नियम थे, उन्हें बहुत अच्छे से, बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया करते थे। एंड कैन नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। और अच्छे मुस्लिम होने के बाद भी वो काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि एक हिंदू टेम्पल है, उसमें हर मॉर्निंग वहाँ पे जाके शहनाई प्ले किया करते थे। सो उनकी जो लाइफ थी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया के रिच और कल्चरल हेरिटेज का, क्योंकि इंडिया में डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, राइट। एंड हमें हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां मुस्लिम थे बट वो हिंदू टेम्पल में जाके प्ले किया करते थे, राइट। सो वो मुस्लिम, एक अच्छे मुस्लिम थे, एक अच्छे इंडियन थे, क्योंकि वो हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट किया करते थे। Okay, so the explanation is completed. Thank you, class.